कुछ याद आ गया किसी को, कहाँ तक आए थे? हम्म। मैम उसने अपने मामा को पत्र लिखा था ना, उसके बाद में आए थे। हम्म। हाँ, चलिए। अब वह प्रयोगशाला की बात करता है अपने माँ और पिता के साथ। बातें चल रही है उनकी, और वो कहता है कि मैं अपनी प्रयोगशाला आकाश में बनाऊंगा, और जो जो लोग अंतरिक्ष यान में बैठकर ऊपर पहुंचेंगे, मैं उनका इंटरव्यू लूंगा और यहाँ के अखबारों में भेजूंगा। जाने क्यों माँ और पापा दोनों चुपकर से हो रहे। मैं बोलता रहा और वो खामोश रह गए। रात को खाने पर माँ ने पूछा, बेटे यह बताओ तुम्हारा सबसे निकट संबंध किससे है? मेरे अपने से? क्या? हाँ माँ, यह मैं हूं ना, मुझसे, मेरे नाम से। आपसे? पापा दादू से और दादी से। नाना से क्यों नहीं? उनके अपने पोते जो है। पापा मुस्कुराकर माँ पापा तो मुस्कुरा गए, पर मम्मा गुस्सा हो गए। इसलिए क्योंकि उसने दादा की बात कही, उसने अ, दादी की बात कही, पापा की बात कही, लेकिन नाना की नहीं कही, है ना। इसलिए पापा मुस्कुरा गए और माँ गुस्सा हो गई। और इन दिनों में कौन है तुम्हारा दोस्त, बताओ? किससे बातें क्या करते हो? माँ, मैं अपने आप कुछ नहीं जानता क्या? नहीं, तुम तो बहुत कुछ जानते हो, वह भी जो मैं और तुम्हारे पापा नहीं जानते। मैं माँ की तरह समझ गया। आपका मुकाबला थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपका बेटा हूँ। क्या आप पहचानते हैं मुझे? यह लड़का जो स्कूल जाता है, शाम को घर लौट आता है, पढ़ने में अच्छे नंबर लाता है और अब आपके सामने बैठा है। क्यों पापा? माँ मुस्कुराने लगी। पापा एकटक देखते रहे। मैं जान गया वो मुझसे नाराज नहीं है। न खुश होने पर तारीफ, न नाखुशी पर डांट। ऐसे मेरे पापा। सोने से पहले पापा ने मुझे और दिनों से ज्यादा प्यार किया। मैं सो गया हूँ यह जानकर पापा माँ से बोले, सुना तुमने जो बेटा कह रहा था? जो भी कह रहा है, मुझे चिंता होती है। यह बचपन की सोच नहीं, हमें लवी के क्लास टीचर से बात करनी होगी। आप देखिए, ये रात की बातें हैं, दोनों पति पत्नी, और जो अपना छोटा बेटा उनसे बात कर रहा था उसके बारे में दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो? आगे बढ़े बेटा। यस मैम। हाँ। सुबह माँ ने फादर जोसेफ के लिए एक बंद लिफाफा मेरे हाथ में थमा दिया। बेटे, याद से फादर जोसेफ को दे देना, मैंने उनसे वक्त मांगा है। क्या मुझसे गलती हुई माँ? नहीं, बड़ों की हर बात में मेन मेक नहीं निकालते। मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा बड़ों के बीच बीच में बातें करते रहते हैं, तो ऐसी बात मम्मी उसे समझाती है कि बड़ों में हर बात को इस प्रकार का उछल कूद करना अच्छी बात नहीं है। पापा ने मुझे स्कूल ड्रॉप किया। जाने लगे तो मैंने कहा, माँ नाहक परेशान हो रही है, ये लिफाफा आपके पास छोड़ दूं तो कैसा रहे? पापा शरारत से मुझे देखने लगे। तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे काउंसलर से वक्त मांगा है बेटे, इस पर तुम्हें कैसे कर सकते हो? इस पर तुम कैसे ऐतराज कर सकते हो? समझ गया मैं। माँ ही नहीं, पापा भी इसमें शामिल है। करने दो जो करते हैं। बाय बाय पापा। अरण्या कुर्सी पर बैठ गई जैसे थक गई हो। देखिए, ये सारी चीजें जो है बस वो लिखे हुए डायरी में संग्रहित है, जो हमारी अरण्या पढ़ रही है। और अरण्या थक गई और कुर्सी पर आकर बैठ गई। बाय बच्चे। अब उसने बच्चे ने बाय किया, इसने भी बच्चे को बाय किया। हम तुम आज से पहले कभी मिले नहीं थे, तुम जरूर पढ़ने में अच्छे रहे होगे, तुम्हारी कॉपियां बता रही है। और जो यह बातें कर रहे थे तुम, वाह, यह क्या कह रही है आप? बोल तो आप रही थी, मैं तो सिर्फ सुन रहा था। मेज पर खाना लगा। अब देखिए, यहाँ पर वो जो दोनों की बातचीत थी, अरण्या और किताबों वाली बात, वो दोनों समाप्त हो जाती है। अब मेज पर खाना लग गया। चलो, अभी अभी आपको पहले लेक्चर में हमने चाय, चाय के साथ
बिस्कुट, नमकीन दे दिया, चाय के साथ वाई जोड़ गया। अब आ गया आपको सुंदर सी स्टीम की हुई सब्जियाँ, सूप, दही, फल, 2 गिलास शहद और नींबू। आर यू रेडी नाउ? खाना खाने के लिए तैयार? यस मैम। आरण्या निगाहों से पढ़ने लगी भरे गिलासों को। शहद, नींबू, नींबू शहद, इस मौसम में, इस गीले दिन? चाहे तो ब्रांडी डाल सकता हूँ। धन्यवाद, मैं पसंद करूंगी। पीछे से कोई आया तो नहीं? श्रीनिवासन को आना था। जी नहीं, आरण्या सोचने लगी। क्या तभी कोई आता है जब सशरीर आता है? कभी कभी ख्यालों में भी अपने पुराने घर में आगमन हो जाता है। जहां पिता को बताए कि घर से अनुपस्थित बच्चा आज शाम चला आया था, पर खामोश रहे। ईशान बोले, जाने क्या सूझा कि लवी का सामान खोल बैठा। कल ही संभाल सकूंगा। आरण्या ने चौकसी से कहा, मैंने सभी कुछ वापस बक्सों में डाल दिया है। ओफ, जब कभी खोलता हूँ सोचता हूँ रखने से फायदा, और फिर समट कर वही रख देता हूँ। जब कभी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म छूता हूँ तो लगता ही नहीं कि वह अब इस घर में नहीं है। जानता हूँ अगर यहाँ नहीं तो कहीं न कहीं है जरूर। जब गया तो 13 का था, अब तो किसी का पिता बन चुका होगा। दोनों एक साथ अजीब सा हंसने लगे, जैसे कुछ हल्का महसूस किया हो। ईशान बोले, एक दिन हम दोनों कृष्ण मूर्ति को सुनने जा रहे थे। लवी मचल गया। आपके साथ चलूंगा। समझाया, तुम वहां क्या करोगे? बैठे बैठे ऊब जाओगे। मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूँ। नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, उन्हें नहीं समझ पाओगे। आप क्या कह रहे हैं माँ? पापा, मैं आइंस्टाइन को पढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ तो कृष्णमूर्ति का भाषण भी तो समझ सकता हूँ, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। बेटे, कृष्णमूर्ति के शब्दों के अर्थ अभी तुम ग्रहण नहीं कर सकते, नाहक जिद न करो। पापा, ऐसा ही सही, उन्हें देख तो पाऊंगा। फोटो में उनका चेहरा मुझे बहुत भाता है, बिल्कुल हिंदुस्तानी मुखड़ा। आरण्या ने यह प्रसंग ऐसे सुना जैसे बच्चे को पहले देख रखा हो। कुछ देर पहले वाली धुन जाने का विलीन हो गई, छट गई। अब देखिए, ये जो पुरानी बातें हैं जो लवी से लेकर हैं, लवी एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी वह आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक को पढ़ना चाहता है। वो पढ़ लेता है, कृष्णमूर्ति को पढ़ना चाहता है। और मम्मी और पापा जब कहते हैं कि कृष्णमूर्ति को पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो वो कहते हैं ठीक है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, केवल उनका चेहरा तो दिखाई देगा। मैं उनका मुखड़ा भी बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, और उसका उनका चेहरा मुझे बहुत भाता है। मैं केवल उन्हें देख लूंगा। अब देखिए, बस ये बच्चे वाली बात जो बच्चे ने दोनों मम्मी और पापा के सामने रखी, और जब ये प्रसंग आरण्या के सामने उसने रखा, ईशान ने, तो ईशान की इन सारी बातों को, इस प्रसंग को उसने ऐसा सुना जैसे उसने उस बच्चे को पहले देख लिया हो, क्योंकि उसके पहले वाली जो धुन उस पर सवार थी वो कहीं तुरंत विलीन हो गई थी। ऐसे मौसम में आप आई, अच्छा लगा। पहले कुछ अटपटा लगा था। लवी का सामान खुला पड़ा था और मैं पुराना सा फालतू महसूस कर रहा था, जैसे बीते बरसों की गठरी अचानक खुलती गई हो। आरण्या का चेहरा अनजान ही सख्त हो आया। आवाज में नरमाई लाकर कहा, हो चुका है सब कुछ बहुत पुराना। जर्जर कागज भूरने लगे हैं। इतने पुराने को देखकर उसे नया करने की जरूरत कहाँ है? हाँ, ठीक कह रही है। आवाज में भी कुछ गर्माहट थी। पानी फिर बरसने लगा था। बातें होने लगी तो कुछ ऐसा लगा कि पहाड़ भी आसपास आ जुटे। टीन की छत पर जब लगातार पानी बरसता है तो मैं ऊपर वाले पर मुग्ध हो जाती हूँ। और ईशान हंस दिए। बेटा, देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। बाहर निरंतर बरसात हो रही है। दोनों खाना खा रहे हैं। एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में आपको यदि सवाल पूछा गया कि ईशान ने अरण्या को खाने में क्या दिया, बोलो जल्दी से, खाने में क्या क्या मिल गया? आपने खाना खाया ना अभी? नो मैम। क्यों?
वाई? मैम थोड़ी देर से खाती हूँ। अच्छा, अभी अभी आपको बताया हमने कि चलो हमने अभी आपको खाना दे दिया, खाने में क्या दिया था याद आ रहा है आपको? हमने अभी अभी खाना परोस दिया आपको, खाना दिया था, याद करो जल्दी से क्या क्या खाना दिया। सब्जी, नींबू, बिल्कुल सही है। दो गिलास शहद, हम्म 2 गिलास। देखिए ये आ गया। सूप, स्टीम मतलब केवल भाप दी गई हुई सब्जियां, दही है, फल है, और 2 खाली ग्लास है जिसमें थोड़ा शहद डाला हुआ है और नींबू साथ में निचोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें उन्हें खाने में मिल गई है, और यही चीजें हमने भी आपको खाने के लिए दे रखी थी, और आपने खाना नहीं खाया तो इसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। हमने खाना परोस दिया है, आपकी बारी है, आप उसे खाओ जैसे खाना चाहते हैं। सूप दिया है, स्टीम की हुई सब्जियां दी, दही दिया, फल दिया, और उसमें ऊपर से 2 खाली ग्लास और उसमें थोड़ा शहद और नींबू डाल दिया। अब चलते आगे। इतना क्लियर हुआ? आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाने आने चाहिए। आपको अलग अलग रूप में ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये सारी चीजें किसने किसे खिलाई। ईशान ने लवी को, लवी ने ईशान को, ईशान ने अरण्या को, या अरण्या ने ईशान को? विच इज द करेक्ट आंसर? ईशान ने आरण्या को। वेरी अरण्या को। अरण्या को। वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा आपको कि दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और पानी जब बरस रहा है दोनों खाना खा रहे हैं, और जब टीन की छत पर बरसात होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा अरण्या का कहना है, और ईशान उस पर हंस देते हैं। इतना क्लियर? किसी को कोई सवाल? नो मैम। बढ़े नो आगे? मैम। यस यस मैम। 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 ओके, थैंक यू। जब बादल गरजते हैं और बिजली चमकती है तो चमत्कृत होती हूँ, और जब नद नदियां पानी से भर जाते हैं किनारे तोड़कर बहा ले जाते हैं, गांव नगर घर बाहर ढोर डंगर, और तब तब ऊपर वाले को संशय और संदेह से देखने लगती हूँ कि दूसरी सब व्यवस्थाओं की तरह ब्रह्मांड के स्वामी भी आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। वो कारकुनी दैवी शक्तियों का इशारा कर रहे हैं, जाओ तहस नहस कर दो, डरा दो, भयभीत कर दो, इसी के बाद सुधरेंगे और हाथ जोड़कर भक्ति भाव से नमित होंगे। स्वयं सिद्ध प्रभु की भी तो यही नीति है। देखिए क्या कहना चाहती है, और ईशान बस ताकते रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। अरण्या मुस्कुराने लगती है, लेकिन ईशान की मुखाकृति गंभीर हो जाती है। कुछ देर देखते रहे, फिर पूछा, किसी दैवी शक्ति में तो विश्वास करती है? अब देखिए वह कौन सी दैवी शक्ति की बात करने लग जाती है, यह आपको क्लियर हो जाएगा। अपने विषय में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं हूं, मैं नहीं हूं, जब तक हूं। परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है, मैं अपने विश्वास की तुलना कैसे करूं? उन्हीं का एक अंश मुझ में भी होगा। ईशान ने उठकर रेडियो लगाया। टीवी का शोर सुनना चाहे तो नहीं, रेडियो ही। खबरें सुन लेने के बाद वे दोनों देर तक बातें करते रह गए। ईशान ईशान अल्मोड़ा पहुंच गए थे। अल्मोड़ा, कालीमठ, मीरतोला, हेमावती कॉटेज, अर्ल बुस्टर और उनकी पत्नी एलिजाबेथ। बुस्टर और एलिजाबेथ दोनों चित्रकार थे। अर्ल पर्वत शिखरों को चित्रित करते हैं। उनमें बर्फ के लिए कुछ अजीब सा सम्मोहन था। उनके द्वारा अंकित एक चित्र शून्यता ने मुझे भेंट किया था, उसे बाद में मैंने उन्हें लौटा दिया था। देखिए जो चित्रकार होते हैं ना, वो चित्रकार अपने आप में ही कुछ शून्य की ओर ताकते रहते हैं।
है ना। आप में से भी कोई चित्रकार होंगे जो अजीब तरीके का हम कहें कि एक ऐसे सम्मोहित करने वाली जादू उन लोगों के चित्रों में होती है। और जो चित्र उनके होते हैं ना, वो चित्र हम कैसे बताएं कि उन चित्रों का एक अजीब सी आकर्षण होता है कि वो अपने आप में खींच लेते हैं वो चित्र। ठीक वैसे ही वो जो चित्र के रूप में उन्हें गिफ्ट दिए गए थे, तो उन्हें उन बाद में लौटा दिया। ब्रूस्टर और एलिजाबेथ दोनों डीएच लॉरेंस और फरीदा के मित्र थे। अब जैसे ही ईशान अल्मोड़ा में पहुंच जाते हैं, तो अल्मोड़ा में ये इन सारे लोगों से उनकी बातचीत हो जाती है, और खास तौर पर ब्रूस्टर और एलिजाबेथ जो दोनों अच्छे चित्रकार थे, और डीएच लॉरेंस और फरीदा के मित्र भी थे। इन लोगों का परिचय कापरी इटली में हुआ था। सवाल तैयार करते जा रहे हो कि किन दोनों चित्रकार थे। बुस्टर है, एलिजाबेथ है, उनमें आप अलग अलग नामों को जोड़ सकते हो, ठीक है। और उनका किसके प्रति सम्मोहन था, बर्फ के लिए अजीब सा सम्मोहन था, या हम कहें कि प्रकृति के लिए था, या वृक्षों के लिए था, फूलों के लिए था। आंसर बर्फ के लिए। ऐसे आप लोग प्रश्न तैयार करते जाइए। कॉपी हो, पेन हो आपके सामने, ताकि आपको नींद भी नहीं आए। बोर हो रहा है क्या? नो मैम, मजा आ रहा है क्योंकि पहले हमने उपन्यास पढ़ लिया है ना, तो कुछ कुछ बातें उसमें की है। ओके। इन लोगों का परिचय काप्री और इटली में हुआ था। इन सब ने मिलकर काप्री से कोलंबो तक एक ही जहाज पर यात्रा की थी। वहां पर एक और प्रभावशाली अमेरिकन ईसाई मिशनरी मिले थे, स्टाइनर, जो धारचूल के बोटिया लोगों में काम करते थे। ऑल बुस्टर का कहना था कि लॉरेंस को शिव मान्य देवता के रूप में आकर्षित करते हैं। ऑल ब्रूस्टर उन दिनों अरविंद की लाइफ डिवाइन से बहुत प्रभावित थे। अरविंद मतलब अरविंद दर्शन है, जो कि एक जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श हम सबके सामने होता है, वैसे अरविंद दर्शन होता है, जो एक लाइफ डिवाइन को प्रस्तुत करते हैं। वही एक और असाधारण महिला मिली थी, लिज लेरमैन। उनके पति यूनोस्के में थे। लिज उन दिनों शारदा माँ पर किताब लिख रही थी। अरण्या ने क्षमा मांगते हुए कहा, जानते हैं ईशान, स्वामी रंगनाथन के सुझाव पर मेरे पिता मुझसे शारदा माँ का हिंदी अनुवाद चाहते थे। क्या संयोग, क्या कर सकी? नहीं, मुझ में अनुवाद का कौशल नहीं था। मतलब देखिए कि अनुवाद करने के लिए भी एक कौशल चाहिए, एक टेक्निक चाहिए, है ना, जो टेक्निक हर किसी को नहीं आती है। अब उन्होंने बता तो दिया कि उन दिनों में जिन्होंने उसे लिखा था, उसका नाम भी सामने आया है, लीज लेरमैन। उनका उन्होंने क्या किया, लीज शॉर्ट फॉर्म बना लिया। तो उस लीज ने जो शारदा माँ पर किताब लिखी थी, और उसी का अनुवाद अरण्या के पिता चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि वह अनुवाद को या अच्छी तरीके से कुशलता से नहीं कर पा रही थी। और एक अविस्मरणीय शाम उन्हें याद आ जाती है अल्मोड़ा के। अल्मोड़ा में चल शून्यता के साथ हम मीरतोला पहुंचे। वहीं हम कृष्ण प्रेम से मिले। कृष्ण प्रेम पहले प्रोफेसर निक्सन थे। वह लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे छोटी उम्र के इंग्लिश के प्रोफेसर थे। लखनऊ के ही प्रोफेसर चक्रवर्ती की पत्नी यशोदा माँ कृष्ण भक्त थी। निक्सन उनसे इतने प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मीरतोला रहने लगे। याद आया, अल्मोड़ा की हेमावती कॉटेज में एक बंगाली विद्वान थे, अनिर्वाण। वह वेदों का बंगाली में अनुवाद कर रहे थे। एक और सज्जन थे, पोशित सेन। वह जगदीश चंद्र बोस के शिष्य थे। अजीब संयोग ही कहना होगा। एक समय, एक धरती, एक स्थल पर नाना रूपों की प्रतिभाएं कैसे कहाँ से आकर जमा हो गई थी। विलक्षण अनुभव था। देखिए, वहां पर हमने देखा कि कोई चित्रकार आ गए, वहां पर कोई राइटर आ गए, इतना ही नहीं तो वहां पर अरविंद दर्शन वाले, हम दैवी शक्ति को प्राप्त करने वाले आ गए, कृष्ण भक्त भी वहां पर आ गए।
तो और बंगाली लोग भी आ गए। वेद जो होता है ना, हमारे वेद, जिसे हम कहे 4 वेद होते हैं, तो उन वेदों का बंगाली भाषा में अनुवाद करना, दिस इज नॉट जोक। और उसे प्राप्त करने वाले भी वहां पर आ गए। एक समय, एक धरती और एक ही स्थल पर इतने सारी अलग अलग प्रतिभा के धनी इकट्ठा हो गए हैं, तो एक विलक्षण अनुभव वहां का आ गया। और जरूर रहा होगा, अरण्या जैसे अपने अतीत को साक्षात देखने लगी हो, काठ गोदाम से कोसानी तक की पैदल यात्रा कर चुकी हो, रामगढ़ से मुक्तेश्वर तक का पैदल सफर कभी नहीं भूलता, नाथू आखा से मुक्तेश्वर तक की खड़ी चढ़ाई, सामान उठाए 2 कुली साथ थे। शीतला स्टेज से ऊपर चढ़े तो उनकी चोटी का पसीना एड़ी तक टपकता था। उन दिनों मुझे चढ़ाई चढ़ने में कोई परेशानी न होती, पर उतराई से उतरना मुश्किल लगता। हाँ, अगर आप तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उतरते हैं तो थकान नहीं होती है, जैसे पांव बूढ़े होते हैं वैसे दौड़ने से सकुचाने लगते हैं। अरण्या जैसे मुक्तेश्वर की ओर देख रही हो, सूरज डूबते जाने कैसा दोहरा सा समय आकाश पर उतर आता है, गूढ़ अंधेरे का हल्का सा उजाला और उजाले का छीना सा अंधेरा। ईशान गंभीरता से अरण्या का चेहरा टटोलते रहे कई क्षण, फिर आंख झपकी और कहा, दिलचस्पी हो तो इसके आगे की बात भी मेरे पास है, सुनना चाहेगी? अरण्या ने सिर हिलाया, जरूर। मैं उन दिनों प्रोफेशनल था, अल्मोड़ा में पोस्टिंग थी। एक दिन शून्यता को उनकी डाक और स्टाम्प सौंपने चला गया। शून्यता डैनिश नागरिक थे। उनकी आंखों का विस्तार और मौन देखकर महर्षि रमन ने उन्हें शून्यता नाम दिया था। पहुंचा तो देखकर शून्यता खुश हुए, चाय पिलाई और वह अपने मौन से ही मुझे बहुत कुछ कह रहे थे। जो कुछ भी कहा जा रहा था बिना शब्दों के मुझ तक पहुंच रहा था, मेरे अंतर को खटखटा रहा था। एक बड़े विशाल लैंडस्केप में उनकी कॉटेज किसी स्वप्न सी लगती थी। उसके सामने बाहर बैठे बैठे शाम उतरने लगी। मैं उठने को हुआ कि शून्यता ने हाथ से संकेत दिया, बैठे रहो। फिर शिखरों की चोटियों को देखते देखते कहा, बर्फ कैसे कैसे रंग बदलती है। धीरे धीरे सांझ फैलने लगी थी। देखिए, ये सारा का सारा चित्रण जो है वो अल्मोड़ा का है, ये बात ध्यान में रखिए। अल्मोड़ा के प्रकृति चित्रण को लोग वहां पर जाते देखने के लिए, भले ही कल्पना के जरिए ही क्यों न हो, राइटिंग के माध्यम से ही क्यों न हो, हम उस प्रकृति के आनंद को लेने का प्रयास करें अपने घर बैठे। नीले निर्मल आकाश में चांद सजा था, लगा यह लोक दुर्लभ है, इस लोक में मनुष्य जन्म और भी दुर्लभ। हम लोग कितनी देर बैठे रहे कुछ पता नहीं, लंबी शाम जैसे एक युग रहा हो, एक जैसी संपूर्णता जो कभी दोहरा ही न जा सके। आज भी देख सकता हूँ निर्मल आकाश का चंदोवा, तारे, पहाड़, दूर गहराते शिखरों की चोटियां, सभी कुछ ऐसा पारदर्शी कि स्वयं भी स्वयं को देख सके। शून्यता 2 प्याले थाम बाहर आए तो भव्य लग रहे थे, पहाड़ों के आकार की तरह स्थिर, फिर भी हवा की तरफ फुर्तीले। जिनकी बात हम कर रहे हैं महर्षि रमन, उन्होंने एक आदमी का नाम शून्य रख दिया और उस शून्यता ने उनके सामने 2 प्याले लाकर थमा दिए। बड़े भव्य लग रहे थे और उसमें हवा भी बड़ी फुर्तीली थी। और वो जान ही नहीं पाया कि मुझ में क्या घटित हो रहा है। शायद इतना कि कुछ विशेष विशेष आज मेरे अंदर रचा है। आज जो मेरा मैं में है वह उसी शाम की देन है, यह जानता हूँ। हम लगभग चौंक कर दोनों एक साथ उठे थे। फाटक पर हम दोनों ठिठके थे एक साथ। मुझे लगा आत्ममंथन की यही घड़ी है, यही और यही। शून्यता जैसे अपनी आंखों से मेरा मन पढ़ रहे थे। धीमे मगर स्पष्टता से कहा, हम सभी अपने अपने स्रोतों तक पहुंचना चाहते हैं, पहुंचना होता है, स्रोतों तक पहुंचना होता है, पहुंचेंगे। अब तुम्हें और नहीं रोकूंगा, चलो।
शून्यता मुस्कुराए थे, जैसे किसी बच्चे को छुट्टी देते हो। ईशान देर तक ईशान देर तक खामोश बैठे रहे, जैसे उस क्षण से जुड़े हो। पहाड़ से उस सुनसान में शून्यता का वो हंसना सचमुच किसी उन्मुक्त निर्मल झरने जैसा लगा था। दार्जिलिंग के रास्ते में जिस पगले झोरों की बात आप कर रही थी, कुछ वैसे ही। अरण्या अरण्या मुस्टक वस्वर कुछ ऐसे पहुंचा जैसे पितृशक्ति का कोई अर्जित कर्ण जीवित क्षण बन गया हो। वह क्षण नितांत नीच का, पवित्र और गोपनीय था। वर्षों बाद भी उतना ही सूक्ष्म सुख होता है, यह जानकर मैंने उस अलौकिक पल को जी सका। कुछ घट रहा था जो उस निर्मल क्षण में तिरोहित था। अल्मोड़ा से तबादला हो जाने के बाद मैं उन्हें लिखता रहा, उनसे जवाब पाता रहा। शून्यता लंबे लंबे पत्र लिखा करते, मैं उन्हें स्टाम्प भेजता। स्टाम्प खाते में मुझे मात्र 5 रुपए भेजने होते थे। इसका फैसला हम दोनों के बीच हो चुका था। इस लीक को फैलाने का हक मुझे नहीं था। शून्यता ने एक पत्र में लिखा, ईशान, तुम सिर्फ अपने में ही नहीं हो, मुझ में भी स्थित हो। मैं हूं ना तुम्हारा स्थायी पता। तुम्हें अपने में महसूस करता हूं। जानते हो किस लिए? तुम्हारे निर्मल चैतन्य के लिए। याद रहे, नाम से ही नहीं, तुम शून्यता के भी ईशान हो, शिव हो। संबंध अस्तित्व कोई भी हो, उसकी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। अरे ना, मन ही मन चौंकी। प्राचीन हिंदू संवेदन। ईशान, आपकी उम्र क्या रही होगी? यही 25-26। सामने की आंखों में नटखटपन देख ईशान गंभीरता से बोले, कभी न कभी शून्यता के शब्दों से इसका गूढ़ार्थ जरूर समझोगे। वह अक्सर दोहराते हैं, तुम संपूर्ण पुरुष नहीं हो सकते अगर स्त्री की तरह प्यार करना न सीखो। ईशान अरण्य के चेहरे पर इन शब्दों की प्रतिक्रिया देखते रहे। वाह, स्त्रियां तो चाहती है वो पुरुष की तरह का प्यार करना सीखे, उतना ही जितना करना जरूरी हो। अपने को उसकी आसक्ति में विलीन न कर दे। दोनों लंबे क्षण तक एक दूसरे को ताकते चले। अनायासी अरण्य हंसी। सृष्टि के दो मन, स्त्री और पुरुष, अलग अलग दिशाओं में से एक ही बिंदु को देख रहे हैं कि मानवीय होने से एक से अधिकार को पा सके और जी सके। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो पहला अंक था, ये समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। हाँ, पहला अंक क्लियर हो गया। आप दूसरे अंक को स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या क्या लिया आपने? इन शॉर्ट में हम लेना चाहते हैं आप लोगों से। मैम, आरण्या पर सपना देखती है, उसमें आरण्या को अपनी सास दिखती है। फिर आरण्या सपने से बाहर आती है, आरण्या उठती है और अपने मुंह पे हाथ फेरती है। फिर वो ईशान को कॉल करती है हम्म। और ईशान को कॉल करती है तो 1-2 बार घंटी जाती है, कोई फोन उठाता नहीं है। फिर ईशान उठाता है तो ईशान उसे 4:30 बजे मिलने को बुलाता है शाम को। हम्म। फिर आरण्या 5 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। हम्म। फिर ईशान और आरण्य गार्डन में जाते हैं और ईशान और आरण्य गार्डन में जाते हैं तो वहां पे वो देखते हैं आरण्य को ईशान नर्सरी का फूल भी गिफ्ट देते हैं। फिर आरण्य और ईशान दोनों निकल जाते हैं और एक ही मोड़ पे आके मिलते हैं। फिर वो लिफ्ट में जाते हैं। फिर वो घर पे आ जाते हैं आरण्य और ईशान। फिर वो लवी की सब बातें करता है कि यूनिफॉर्म देखता हूँ, पत्र वगैरह देखता हूँ। लवी ने अपने मामा को लिखा हुआ पत्र ईशान आरण्य को बताता है और ईशान आरण्य को लवी की सब बातें बताता है। और ईशान जो लवी के साथ उसने बातचीत की उसकी वाइफ के साथ और ईशान इसके लवी के साथ जो बातचीत की हुई है वो सभी आरण्य को बताता है। फिर आरण्य को वो खाना देता है खाने के लिए। बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, बढ़ो आगे। और वो अपने बेटे को बहुत याद करता है, लवी को। हम्म। उसकी यूनिफॉर्म वगैरह देखता है वो। हम्म। और ठीक है, बाकी का हिस्सा बाकी के लोग बताएंगे एक एक करके। और भी तो देखा हमने, अल्मोड़ा चले गए, अल्मोड़ा के प्राकृतिक वातावरण को देखा। अल्मोड़ा में कितने लोग उनके साथ आए, चित्रकार आ गए, कोई अध्यात्मवादी आ गए, अरविंद दर्शन को प्राप्त करने वाले आ गए, सारे प्रतिभाओं के धनी इकट्ठा हो गए, समन्वित हो गए, है ना। और उन सबकी बातों को, उन सबके अनुभव को उन्होंने फील किया। और उसके बाद ये सारी बातें बताते बताते फिर से एक बार वो अपनी अरण्या के पास आ गए। और फिर जब अरण्या और वो दोनों आ गए इकट्ठा, फिर से एक बार उन बातों से रूबरू हो गए, सामने आ गए, तो तुरंत हमारे अरण्या कहते हैं कि पुरुष को नारी की तरह प्यार करना चाहिए। कैसा कहती देखिएगा, वो क्या कहती है, स्त्रियां तो चाहती है। अरण्या के चेहरे पर इन शब्दों की प्रतिक्रिया देखते रहे। वाह, स्त्रियां तो चाहती वो पुरुष की तरह का प्यार करना सीखे, उतना ही जितना करना जरूरी हो, और अपने को उसकी आसक्ति में वो विलीन न कर दे। मतलब देखिएगा कि जैसे अरण्या भी उस पुरुष की अलग अलग जो दिशाओं की ओर चले जाने वाले दो मन है, उन दोनों मनों को इकट्ठा करना चाहती है, उस अधिकार को वो पाना चाहती है। लेकिन वह उन सभी पलों को, उन सभी बातों को बता नहीं सकती है। लेकिन जो प्यार उन दोनों के प्रति है, उस प्यार को दोनों भी आत्मसात करते जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला अंक समाप्त हो गया, पेज नंबर 29 है। कल हम लोग हमारा जो 30 पेज नंबर है 2 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? 2 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इज दैट यस क्लियर? मैम। हाँ। यस मैम। पहले अंक में किसी को कोई सवाल है? नो मैम। हाँ ठीक है। तो आज हम यहीं पर विदा लेते हैं। थोड़ा सा आवाज में फिर से गले में दर्द होने लगा है, नहीं तो अपन ये 2 का भी कंप्लीट कर लेते आज। तो कल की तसिका में हम उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? क्लियर? यस। ओके। हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए। डाल भी दीजिए ना। हाँ बेटा, क्या बोल रही हो बेटा, बोलो। और ये नोट्स ना गूगल नीलो, क्लासरूम पे सेंड कर दीजिए। यस मैम। अरे ये गूगल, बोलिए। देखिए, ये जो बुक है ये अपलोड नहीं हो पा रही है, ये गूगल पर। और पूजा आप बोल दो बेटा इनको, हमारी आवाज ठीक नहीं आ रही है। जी मैम। अरे ये गूगल पे नाम डाल के सर्च कर लो, ये मैम से डाउनलोड नहीं हो रहा था और गूगल क्लासरूम पे मैम छोड़ नहीं पा रही है उसे। तो अपन अपने गूगल पे उसको सर्च करके देख सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है?
ठीक है, कल मिलते हैं।